नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछली वीडियो में जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में पढ़ा था। और ये किसका है? क्लास 10th के छठा लेसन है, जैव प्रक्रम। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। अगला वीडियो है, पिछले वीडियो में हम इस पर बात कर चुके हैं। यहाँ तक जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, अमीबा में पोषण कैसे होता है, इन सब पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे मनुष्य में पोषण। जो मनुष्य होता है उसमें पोषण कैसे होता है, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। देखिए, बात आती है आहार नाल। आहार नाल क्या है? मुंह से लेकर, कहाँ से? मुंह से लेकर गुदा तक एक विस्तरित लंबी नली है। क्या है? एक नली है। ये जो आहार नाल है वो एक नली है जो लंबी और विस्तरित है। कहाँ से? मुंह से लेकर गुदा तक। हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। अब हम आगे इसकी नली के विभिन्न भागों को देखेंगे। तो देखिए, हम विभिन्न भागों को इसके देखते हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। क्या करते हैं? हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। देखिए, कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, ऐसा तो होता है ना। हमेशा एक ही भोजन नहीं खाते, हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। क्या होता है? जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। जो भी हम खाते हैं वो उसी भोजन नली से गुजरता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन है वो एक प्रक्रम से गुजरता है। कौन से प्रक्रम से, आगे बात करेंगे। जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इस प्रक्रम में होता क्या है? जो भोजन है वो बस रहता वही है, बस छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। एक प्रक्रम है, देखिए, जो भोजन हम खाते हैं लेकिन वो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, लेकिन रहता वही है। तो कैसे बदलता है भाई? हम मुंह में रखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले दांतों से चबाते हैं। दांतों से क्या करते हैं? हम उसे उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। क्योंकि आहार का अस्तर बहुत कोमल होता है। कैसा होता है आहार का अस्तर? बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। देखिए, हमारे मुंह में लार आती है ना। भोजन को गीला करते हैं किससे? लार से। अच्छा, गीला क्यों किया जाता है? ताकि आसानी से हम निकल सकें, आसानी से ये हमारे अंदर जा सके, आहार नाल में आसानी से जा सके। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। भाई, पानी आता होगा ना। कभी छेना खाते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, ऐसी चीजें है ना। यानी जो भी अपनी पसंद का, कोई किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद, तब वो अपनी पसंद की चीज खाता है तो उसके मुंह में पानी आता है। ठीक है, यह वास्तव में केवल जल नहीं है। ये वास्तव में जल है? नहीं। ये पानी है? नहीं, ये वास्तव में पानी नहीं है। यह लार ग्रंथि, लाला लिखा है, लार ग्रंथ से निकलने वाला एक रस है जिसे क्या कहते हैं? अच्छा, लाला ग्रंथ से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लाला रस। ये लाला ग्रंथि होती है, उससे ये निकलता है। और इसे क्या कहते हैं? निकलता तो है, इसका नाम क्या है? लाला रस। भाई, लाला ग्रंथि है, उससे निकलेगी। क्या निकल रहा है? रस जैसा। तो क्या हुआ? लाला रस। ठीक है, या लार कहते हैं, हम अपनी भाषा में इसे लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। देखिए, भोजन जो होता है, भोजन कैसा होता है? जटिल होता है ना। तो इसकी दूसरा पहलू क्या है? उसकी जटिल रचना। इसका अवशोषण, यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है, किससे करना है? आहार नाल द्वारा, तो इसके छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। देखिए, भोजन कैसा होता है? जटिल होता है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है, हमें अपनी आहार नाल द्वारा इसका अवशोषण करना होता है। तो सबसे पहले तुम क्या करते हैं? मुंह से चबाते हैं। मुंह से चबाने का मतलब कि भोजन को खंडित करते हैं, छोटे छोटे अणुओं में खंडित करते हैं। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। देखिए, छोटे अणुओं की बात करते हैं, जैव उत्प्रेरक द्वारा ये काम किया जाता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम किसे कहते हैं? जो जैव उत्प्रेरक होते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है। क्या होता है? जो लार होती है, हमारे मुंह में लार निकलती है, उसमें भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? लार एमिलेस। देखिए, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ये क्या करता है? जो जटिल अणु होते हैं उन्हें सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। देखिए, जो भोजन जब हम चबाते हैं, क्या करते हैं? जब हम भोजन चबाते हैं, यह मंड है जो जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित, जो जटिल अणु होते हैं उन्हें सरल शर्करा में खंडित करता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा, जो जीव है, वो भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। जीव क्या करती है हमारा?
हमारी जीभ होती है क्या करती है, ये भोजन को और लार को आपस में मिला देती है पूरी तरह से। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने से यार क्या आता है ये, प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। देखिए आहार नली है में हर भाग, आहार नली में हर भाग जितने भी भाग हैं, देखिए मैं आपको दिखा दें। सबसे पहले आहार नली, ये है आहार नली, यहाँ से लेकर यहाँ से, और ये कुछ इस तरह आई है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये आई है, ठीक है। ये यहाँ तक आहार नली है ये, ठीक है। इसका हर अंग क्या होता है, हर अंग पूरी तरह मिला जाता है प्रक्रमित होने के लिए, इसका सही ढंग से इसका हर भाग, जो आहार नली का हर भाग है, वो भोजन को नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से करने के लिए प्रक्रमित है। इसका एक ये आमाशय हो गया, क्षुद्रांत है, बृहदांत है, यकृत है, पित्त नली है, और पित्ताशय है, डायफ्राम है, यानी ये सभी हैं जो वो भोजन को प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक हैं। यह क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। क्या होता है, पूरी भोजन नली में गति होती है। मुंह से आमाशय तक, कहाँ से, मुंह से आमाशय तक भोजन गैस्ट्रिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। देखिए मुंह से आमाशय तक जो भोजन जाता है वो भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय में एक बृहत अंग है, क्या है, आमाशय में एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। जैसे ही भोजन आता है वो फैल जाता है। कौन सा है, बृहत अंग है, भोजन आता है तो वो फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। आमाशय है जो उसकी पेशीय भित्ति है, वो भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की क्या होता है, ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। कैसे होते हैं, ये भित्ति में जो उपस्थित जठर ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रवण करते हैं। क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अच्छा आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रवण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है जो अम्ल, वो हमारे अंदर एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। अच्छा अम्लीय माध्यम कहाँ सहायक होता है, अम्लीय माध्यम पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जो श्लेष्मा होता है वो आमाशय के आंतरिक यानी कि आंतरिक अस्तर की जो आंतरिक भाग है अंदर से अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। एसिडिटी और अम्लता की शिकायत होती है ना। आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। देखिए आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। आ जाओ, ये रहा आमाशय, अब यहाँ से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यहाँ से, लेकिन रेड तो है ही, रेड क्या ले, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और ये है, ये भी कैसा है, ये क्षुद्रांत है, ठीक है। इसमें प्रवेश करता है, किसमें, क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। कौन सी पेशी, अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जो क्षुद्रांत है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये बात याद रखना कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, क्षुद्रांत। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहन स्थान में अव्यवस्थित होती है। कैसी होती है, ये अव्यवस्थित होती है, ज्यादा लंबी होती है, कुंडलित होती है। ये देखिए आपको दिखाएं, ये कुछ कुंडलित है ना, कुंडलित रूप में देखिए, कुंडल की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, है ना, कोई एक सीध में नहीं है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। देखिए विभिन्न जंतु हैं उनकी क्षुद्रांत की लंबाई होती है, जैसे मानव में, सर्प में, और इधर जो भी जंतु हैं सब में अलग अलग होती है। जो जैसा भोजन करता है, जो जितना जटिल करता है उतनी लंबी होती है, जितना बस सरल करता है उतनी कम होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता है। जो घास खाते हैं उनकी लंबी होती है। अच्छा ठीक है, मांस का पाचन सरल अतः बाघ जैसे मांसाहारी क्षुद्रांत छोटी होती है।
अच्छा, जो मांस खाता है उसकी छोटी होती है और जो घास और शाकाहारी जंतु हैं उनकी लंबी होती है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। क्षुद्रांत है जो, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यानी कि वसा का पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में होता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्न्याशय से श्रवण प्राप्त करती है। क्या करती है? यकृत तथा अग्न्याशय से श्रवण प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है। कैसा है? जो आमाशय से भोजन आता है वो अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अग्न्याश की एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया। देखिए, अम्लीय तो होता है लेकिन अग्न्याशयी की जो क्रियाएं हैं उनकी एंजाइम की क्रियाओं के लिए उसे कैसा बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। जो यकृत से स्रावित होता है पित्तरस। अच्छा, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बोलते हैं पित्तरस कहाँ से, तो पित्ताशय मार देते हैं। नहीं, पित्ताशय से नहीं होता है। कहाँ से होता है ये? यकृत से होता है। कौन सा? पित्तरस। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं में के रूप में होता है। कैसा होता है? बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जो क्षुद्रांत में वसा है वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे हम उस पर कार्य करते हैं, एंजाइम पर कार्य करते हैं, मुश्किल हो जाता है वो। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं। जो पित्त लवण है वो उन्हें बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है, जब ये बड़ी गोलिकाओं में होता है, क्षुद्रांत में बसा है जो वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, एंजाइम जिस पर, यानी कि उस बसा पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है, एंजाइम उस पर कार्य नहीं कर सकता। पित्त लवण फिर क्या करते हैं? उन्हें छोटी गोलिका में तोड़ देते हैं। कार्य तो करना ही है तो क्या करते हैं? वो उसे छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, यानी कि फिर एंजाइम उस पर कार्य कर सकता है। यह साबुन का मेल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में अध्याचार में पढ़ चुके हैं। पीछे जो अध्याचार मैंने भी नहीं पढ़ाया है, आप लोग अगर पढ़ चुके हो तो अच्छी बात, ना पढ़ा तो पढ़ लें एक बार। अग्न्याशय अग्न्याशयिक रस का श्रवण करता है। क्या करता है? अग्न्याशय जो अग्न्याशयिक रस का श्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। अच्छा, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? लाइपेज होता है जो इमल्सीकृत वसा होता है उसका पाचन करता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है। क्षुद्रांत की भित्ति में क्या होती है? ग्रंथि होती है, जो आंत्र रस स्रावित करती है। जो आंत्र रस को स्रावित करती है, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए क्या होता है, क्षुद्रांत जो है उसमें एक भित्ति होती है, भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतररस स्रावित करती है। क्या करती है? जो आंतररस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? अंत में जो प्रोटीन होती है उसे एमिनो अम्ल में, और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, किसमें? ग्लूकोज में, तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। यानी कि ये परिवर्तित करते हैं इतनी चीजों, किसे किसे? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल या एमिन तथा ग्लिसरॉल में। पाचित भोजन को आंत में भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो पाचित भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर उनके अंगुली जैसे प्रबंध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। क्या होता है? क्षुद्रांत के स्तर पर उंगली जैसे वो कहते हैं, क्या नाम? आस्तर। क्या होता है? आस्तर, जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या होता है, जैसे कि ये बनी है, ठीक है, ये आंत बनी है उसमें अंदर, ठीक है, यदि ऐसी होगी तो क्या होगा? इसमें सिर्फ इस सतह से अवशोषित करेगी, है ना, इससे इससे अवशोषित करेगी। लेकिन ऐसा ना होकर यहाँ क्या होता है? यहाँ कुछ इस तरह होती है, यानी कि ऊपर ये उंगली जैसी संरचना बनी होती है, ठीक है।
अब जो संरचना बनी है, पहले तो ये ऐसे करके अवशोषित करेगी, सिर्फ इतना ही कर पाएगी। इसमें क्या होता है, ऐसे करेगी, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ इसमें क्या होता है, ऐसे भी करेगी, ऐसे भी करेगी, ऐसे भी, ऐसे भी, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वैसे इतना ही कर रही थी, केवल यहाँ से यहाँ तक इतना कर रही, जो कुछ कर रही, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या करिए, ऐसे इतना उठा हुआ यहाँ भी करेगी, फिर यहाँ भी करेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इस तरह क्या होता है, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या होता है, इस तरह इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सतही क्षेत्रफल है जो बढ़ जाता है। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। जो दीर्घ रोम होते हैं उनमें रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ से भोजन को अवशोषित करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन, रुधिर। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने तथा नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। अच्छा, कोशिका में क्या होता है, इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, कार्य करने के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए वो मिलती है इससे। नए ऊतकों का निर्माण होता है, पुराने ऊतकों की मरम्मत होती है। यहाँ पर बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, बृहदान्त्र में, जहाँ दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण करते हैं। फिर वहां क्या करते हैं, जो पचा नहीं है भोजन, अपच है, उसे भेज दिया जाता है बृहदान्त्र में। बृहदान्त्र में क्या होता है, वो रोम होते हैं, सिर्फ जल का अवशोषण करते हैं। किसका, ओनली जल का। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर बाहर कर दिया जाता है। देखिए, अन्य पदार्थ जो अपच रह जाता है उसे क्या करते हैं, गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। जो इसका बहिक्षेपण है वो गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए, हमारी बुक में यही दे रहे हैं दंत क्षरण। दंत क्षरण के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डाइटिन के समय समय मधुकर्ण के कारण होता है, धीरे धीरे मधुकर्ण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। क्या होता है, जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, वहीं से इसका प्रारंभ होता है। तब इनेमल मृदु अथवा विखनिजीकृत हो जाता है। तब इनेमल होता है जो मृदु या विखनीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य खंडों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक दंत प्लाक बना देते हैं। क्या होता है, अनेक खाद्य कण होते हैं, वो दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं, ठीक है, दांतों पर चिपक जाते हैं। प्लांक दांतों को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। लार होते हुए अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। क्यों, क्योंकि वो प्लांक होता है, दांत को ढक लेता है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करें इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन प्रांत दांतों में ब्रश करने से फ्लास्क हट जाता है। जो भोजन करने से पहले हम जो ब्रश करते हैं उससे फ्लास्क हट जाता है, भोजन से, बहुत सॉरी दांतों से। यदि अनुपचारित हो रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन एवं संक्रमण कर सकते हैं। अगर वो रहता है तो फिर सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाएंगे और जलन तथा संक्रमण हो जाएगा आपको। श्वसन, श्वसन क्या करते हैं, श्वसन हम किससे करते हैं, नाक से करते हैं, जायज सी बात है ना, नोज से। अच्छा, हम देखेंगे श्वसन के बारे में। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे विभिन्न विधियों द्वारा कार्य करते हैं। क्या लिखा है, विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में, कुछ जीव होते हैं वो ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः, कितना, पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं, इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है, ठीक है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट का में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है प्रक्रम, कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल, क्या होता है, पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित। देखिए क्या होता है, यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। कौन सा प्रक्रम, 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विखंडन। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। किसमें, किण्वन के समय ईस्ट में भी यही होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें होता है, ऑक्सीजन की
अनुपस्थित में होता है, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अवायवीय श्वसन। याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट का विखंडन है जो, वो ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करता है। क्या करता है? 3 जो है कार्बन, उनके पायरुवेट के अणु को विखंडित करता है। क्या होता है? पायरुवेट अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। क्या होता है? ये पायरुवेट को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। जो ये प्रक्रम है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ना हो उसे क्या कहते हैं? अवायवीय। और जो उसकी उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। जो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन है, वो अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, थोड़ा बहुत नहीं। कभी कभी जो हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, क्या होता है? पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ, कौन से? पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो इसका विखंडन तो करना ही है, तो कोई दूसरा पथ अपनाया जाता है, जहां पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। फिर क्या होता है? पायरुवेट है वो 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में, किसमें? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प्स का कारण हो सकता है। किसका? क्रैम्प्स का कारण हो सकता है। अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थित अनुपस्थित के बारे में। ग्लूकोज में कितने कार्बन अणु होते हैं? 6 कार्बन अणु होते हैं, ठीक है। और पायरुवेट में 3 वायु में प्लस ऊर्जा, 3 वायु में अणु और प्लस ऊर्जा, ठीक है। क्या होता है जब इससे ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? ईस्ट में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, 2 कार्बन अणु यानी निकलते हैं। ऑक्सीजन का जहाँ अभाव होता है हमारी पेशी कोशिका में, यानी कि तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है, ठीक है। और जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थित होती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है, ठीक है। हो गया, इसे पढ़ने को देख लेना आप एक बार फिलहाल। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। एक कोशिकीय श्वसन जो द्वारा मोचित ऊर्जा है वो तत्काल एटीपी नामक अणु संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। क्या होता है? एटीपी में प्रयुक्त हो जाती है। आपने सुना होगा एटीपी, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। किसके? ईंधन के लिए। जो कोशिकाएं कार्य करती हैं वह उनमें ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। क्या होता है? एटीपी का जो विखंडन होता है निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर वाली अंतरोरिस्म क्रियाओं का परिचालन करती है। जो कोशिका के अंदर की जो क्रियाएं होती है उनका परिचालन करती है। कौन सी? यही जो ऊर्जा एटीपी के विखंडन में मुक्त होती है वो।